नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत है आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति सुदर्शन विशेष में। इस हफ्ते हमने आपको देश और दुनिया के जल संकट के बारे में विस्तार में बताया। हमने आपको बताया कि देश में वर्तमान में भूजल की स्थिति क्या है, किस तरह का संक्रमण है, किस तरह की खामियां हैं, कहां कहां पर भूजल की उपलब्धता की स्थिति क्या है। उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में हर बात का लेखा जोखा हमने आपको दिया और ये बताने की कोशिश की कि हमें सबको सरकार के साथ मिलकर समग्र प्रयास की आवश्यकता है। आज हम जल प्रबंधन पर बात करेंगे कि वो क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि भूगर्भ में जो जल है, भूजल जो है, उसको सुरक्षित किया जा सके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके और अधिक से अधिक जल को सुरक्षित रखा जा सके। इसी संदर्भ में सबसे पहले हमारी प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। जल संकट देश ही नहीं समूचे विश्व की गंभीर समस्या है। दुनिया के विशेषज्ञों की राय है कि वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देकर गिरते भूजल स्तर को रोका व उचित जल प्रबंधन से सबको शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा सकता है। उनका मानना है कि यही टिकाऊ विकास का आधार हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि जल संकट ही आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिस पर गौर करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है, वरना स्थिति इतनी भयावह होगी जिसका मुकाबला कर पाना असंभव होगा। इसलिए तेजी से कम होते भूजल को संरक्षित करने के लिए जल प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि भूजल पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है और पृथ्वी पर होने वाली जलापूर्ति अधिकतर भूजल पर ही निर्भर है। लेकिन आज वो चाहे सरकारी मशीनरी हो, उद्योग हो, कृषि क्षेत्र हो या आम जन हो, सभी ने इसका इतना दोहन किया जिसका नतीजा आज हमारे सामने भूजल के लगातार गिरते स्तर के चलते जल संकट की भीषण समस्या आ खड़ी हुई है। बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन की भयावह स्थिति पैदा हो गई है। हालात यहाँ तक खराब हो रहे हैं कि इससे देश में कहीं धरती फट रही है, कहीं जमीन अचानक तप रही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, अवध व ब्रज क्षेत्र में आगरा की घटनाएं इसका प्रमाण है। ये संकेत देती हैं कि भविष्य में स्थिति विकराल रूप ले सकती है। वैज्ञानिकों व भूगर्भ विशेषज्ञों का मानना है कि बुंदेलखंड, अवध, कानपुर, हमीरपुर व इटावा में ये सब पानी के अत्यधिक दोहन, उसके रिचार्ज न पाने के कारण जमीन की नमी खत्म होने, उसमें ज्यादा सूखापन आने, कहीं दूर लगातार हो रही भूगर्भीय हलचल की लहरें यहाँ तक आने व आगरा में पानी में जैविक कूड़े से निकली मीथेन व दूसरी गैसों के इकट्ठा होने के कारण जमीन की सतह में अचानक गर्मी बढ़ जाने का परिणाम है। ये भयावह खतरे का संकेत है, क्योंकि जब पानी का अत्यधिक दोहन होता है तब जमीन के अंदर के पानी का उत्प्लावन बल कम होने या खत्म होने पर जमीन धंस जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसे उसी स्थिति में रोका जा सकता है जब भूजल के उत्प्लावन बल को बरकरार रखा जाए, पानी समुचित मात्रा में रिचार्ज होता रहे। ये तभी संभव है जब ग्रामीण शहरी दोनों जगह पानी का दोहन नियंत्रित हो, संरक्षण भंडारण हो, ताकि वो जमीन के अंदर प्रवेश कर सके। सुदर्शन न्यूज के लिए आलोक झा। आलोक झा की रिपोर्ट आपने देखी, चिंताजनक रिपोर्ट, और ये बता रही है कि हमें सारे स्तर पर, बहुत सारे लेवल्स पे, बहुत सारे स्तरों पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। क्या हम ऐसा कर पाने की स्थिति में हैं? क्या वर्तमान व्यवस्था ऐसा होने देने पाएगी? आलोक हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं। आलोक, स्वागत है आपका। ये जो रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई या अपने दर्शकों को दिखाई, यूँ कहा जाए, इसमें कुछ बातें समझने वाली हैं। ये जितनी स्थितियाँ आप बता रहे हैं, क्या कोई संभावना है कि हम इससे पार पा सकें? जी बिल्कुल देव, इसकी संभावना है। देखिए, पहले जो है ये सीमेंटीकरण नहीं हुआ था, तो बारिश का पानी जो है वो पूरी तरह से धरती एब्जॉर्ब करती थी और इससे जो है जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम नहीं होता था। और आज अगर मैं आपको बताऊं कि 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी बरसता है हमारे भारत में, पूरे देश में अगर देखा जाए तो उसमें से 690 क्यूबिक किलोमीटर जो पानी है वो सिंचाई में काम आ जाता है और 2000 क्यूबिक पानी जो है वो पेड़ पौधे अपने रूट्स के माध्यम से अर्थ को रिचार्ज करते हैं। और अगर
और अगर मैं बताऊं आपको कि 1310 क्यूबिक पानी जो है, क्यूबिक किलोमीटर पानी जो है, ये नदियों के सहारे जो है वो समुद्र में चला जाता है। या एक तरह से यूं कह लें कि ये जो पानी, ये जो आंकड़ा मैंने बताया 1310 क्यूबिक किलोमीटर पानी का, तो ये पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है या बाढ़ आ जाती है, अनियंत्रित हो जाती है ये पानी बरसात के सीजन में। अगर इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए, अगर इसे जैसे मैं आपको बता दूं कि जब एनडीए की गवर्नमेंट थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना पे उन्होंने काम करना चाहा था और काम किया भी था कि नदियों को आपस में जोड़ देने का। उसका फायदा ये होता कि कुछ नदियां तो बाढ़ लाती है, तबाही मचा देती हैं, और कुछ नदियां सेम टाइम कुछ नदियां सूखी रह जाती हैं। अगर हम नदियों को आपस में जोड़ देते हैं तो जो पानी है उसका वितरण जो है सभी नदियों में एक सा हो जाएगा और जहां जरूरत है पानी की वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आगे रही नहीं, यूपीए आई, तो वो परियोजना जो है बंद हो गई, एक तरह से कहिए कि ठप हो गई। तो निश्चित तौर पर अगर वो परियोजना फिर से सरकार अमल करती है तो इस 1310 क्यूबिक किलोमीटर पानी को अगर रोक लेती है, अगर इसका मैं अगर कहूं तो इसका अगर हाफ पार्ट भी रोक लेती है तो निश्चित तौर पर यह समस्या, पानी की समस्या नहीं होगी। देव, नहीं, यूपीए की सरकार ने तर्क दिया कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि सारी नदियों को आप जोड़कर इस प्रकार की योजना को आगे बढ़ा पाएं। आपको लगता है कि जो तकनीक है भारत के पास, अभी जो वर्तमान व्यवस्था में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो ऐसा कर पाएगी, वो ऐसा संभव कर पाएगी कि तमाम बड़ी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए और जो बाढ़ का पानी जो बर्बाद चला जाता है वो इस्तेमाल में लाया जा सके, उसका समुचित उपयोग हो सके? आलोक जी बिल्कुल देव, अगर अभी के परिदृश्य में देखें, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें हम, तो दिल्ली के 60 मीटर नीचे से मेट्रो जा सकती है, गुजर सकती है। तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है? ये इसलिए यूपीए गवर्नमेंट ने इसलिए इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि ये एनडीए की परियोजना थी, और ऐसा अक्सर सरकारें करती है कि अगर दूसरे पार्टी की कोई परियोजना है, कोई अच्छी परियोजना है, तो उसे जो है ठंडे बस्ते में डाल देती है। ये सरकारें ऐसा करती रही हैं और शायद करती भी रहेंगी। यही भारत का दुर्भाग्य है। अगर ये इस परियोजना पे अगर सही मन से काम किया जाए, हम चांद पे मंगल तक जाने की योजना है हमारे पास। टेक्निकल मामले में हम किसी भी देश से कम नहीं है, जरूरत बस इच्छा शक्ति की है, सरकार के इच्छा शक्ति की है। अगर वो दृढ़ हो जाए तो निश्चित तौर पर ऐसा संभव है। और जो इतने भारतीय कहीं सूखे से, कहीं अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो सूखे से, पानी की समस्या से निजात मिल पाएगा। जी देव, चलिए, तो ये एक अच्छी योजना थी कहीं ना कहीं, यहाँ पर आप ये कह रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे विश्लेषक भी मानते हैं कि एनडीए की सरकार के दौरान नदियों को आपस में जोड़ने की जो योजना थी वो एक महत्वाकांक्षी योजना जरूर थी, लेकिन उसके व्यापक लाभ थे। अगर ऐसा हो जाता तो संभवतः देश में जल का ये संकट इतना बड़ा तो न होता। एक रिपोर्ट देखिए। जल के अत्यधिक दोहन के लिए कौन जिम्मेदार है? इस बारे में योजना आयोग के अनुसार भूजल का 80% उपयोग कृषि क्षेत्र द्वारा होता है। इसे बढ़ाने में सरकार द्वारा बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी जिम्मेदार है। आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि ये सब्सिडी कम की जाए, वो इस रूप में दी जाए ताकि किसान भूजल का उचित उपयोग करे। सब्सिडी के बदले किसानों को निश्चित धनराशि नकद दी जाए। इससे भूजल का संरक्षण होगा तथा विद्युत क्षेत्र पर भी अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। विश्व बैंक की माने तो भूजल का सर्वाधिक 92% उपयोग और सतही जल का 89% उपयोग कृषि में होता है। 5% भूजल व 2% सतही जल उद्योग में, 3% भूजल व 9% सतही जल घरेलू उपयोग में लाया जाता है। आजादी के समय देश में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति पानी की उपयोगिता 5000 क्यूबिक मीटर थी, जबकि उस समय आबादी 40 करोड़ थी। ये उपयोगिता कम होकर वर्ष 2000 में 2000 क्यूबिक मीटर रह गई और आबादी 100 करोड़ पार कर गई। 2025 में ये घटकर 1500 क्यूबिक मीटर रह जाएगी, जबकि आबादी 1 अरब 39 करोड़ हो जाएगी। यह आंकड़ा 2050 तक 1000 क्यूबिक मीटर ही रह जाएगा और आबादी 1 अरब 60 करोड़ को पार कर जाएगी। आयोग के मुताबिक 29% इलाका पानी की समस्या से जूझ रहा है। हकीकत ये है कि जल संकट गहराने में उद्योगों की अहम भूमिका है।
विश्व बैंक मानता है कि कई बार फैक्ट्रियां एक ही बार में उतना पानी जमीन से खींच लेती हैं जितना एक गांव पूरे महीने में भी खींच नहीं पाता है। सवाल है, जिस देश में भूतल व सतही विभिन्न साधनों के माध्यम से पानी की उपलब्धता 2300 अरब घन मीटर है और जहां नदियों का जाल बिछा हो, सालाना औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, जिससे 4000 अरब घन मीटर पानी मिलता हो, वहां पानी का अकाल क्यों है? असल में वर्षा से मिलने वाले जल में 47% यानी कि 1869 अरब घन मीटर पानी नदियों में चला जाता है। इनमें से 1132 अरब घन मीटर पानी उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसमें से भी 37% उचित भंडारण और संरक्षण के अभाव में समुद्र में चला जाता है, जो बचाया जा सकता है। इससे काफी हद तक पानी की समस्या का हल निकाला जा सकता है। सुदर्शन न्यूज के लिए आलोक झा, दिल्ली। तो अगर पूरा ध्यान दिया जाए, एक पुख्ता योजना बनाई जाए, सोच समझ के पैसे को खर्च किया जाए, तो इस देश में इतना पानी बरसता है और इतना पानी नदियों में है कि जल का संकट गहराने से न सिर्फ बचेगा बल्कि देश को जल की उपलब्धता ठीक ठीक मात्रा में हो पाएगी और जो शिकायतें हैं लोगों की और जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करना यहाँ पर निहायत जरूरी आता है। ऐसा क्या है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी महत्वपूर्ण बात पर आलोक हम लगातार बात करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है? देखिए, रेन वास्ट ये जो बात हो रही है, इस पे पहले लोगों को सही ढंग से प्रॉपर गाइड देने की ज़रूरत है और ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर लोग जो हैं आज अवेयर नहीं है, अगर मैं बात करूं ग्रामीण इलाकों की और शहरी इलाकों में इवन सबसे ज़्यादा अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पे प्रतिदिन जो है 4,000 लाख लीटर जो गैलन पानी है वो बर्बाद होता है। तो अगर ये दिल्ली वाले जो एजुकेटेड हैं, जो बाहर के राज्यों से आए हैं, माना जाता है कि दिल्ली का साक्षरता दर जो है वो 80 अबव है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम। अब भी अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस हो, ऐसा देखा गया राजस्थान में इसका सफल परीक्षण किया गया है, जब छत के ऊपर लोग जो है रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और एक टंकी बना के, राजस्थान में ऐसे गांव की संख्या 500 है जो लगभग अपने लिए पानी जो है खुद जो है बारिश के पानी को स्टोर करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा, एक पुख्ता इंतजाम साबित हो सकता है, लेकिन क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। जितना ध्यान देना चाहिए उतना तो कतई नहीं दे रही है, बातों में है। ऐसा क्यों है कि सरकार सिर्फ बातें कर रही है और ऐसा क्यों है कि हम जागरूक नहीं हो रहे इस निहायत ही जरूरी चीज को लेकर? इस पर हम बात करेंगे, कुछ और रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।